हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर करियर गेन चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीटेट साइंस का एक टॉपिक रेशे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं रेशे, जिसे आप फाइबर कहते हैं। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो शॉर्ट में आप यही कहेंगे कि वस्त्रों के पदार्थ ही रेशे होते हैं, यानी वस्त्रों का निर्माण जिस पदार्थ से होता है उन्हें हम रेशे कहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इन्हें हमने दो भागों में बांट दिया है। एक है प्राकृतिक और सेकंड है कृत्रिम। प्राकृतिक का मतलब है जो प्रकृति में अपने आप पाए जाते हैं या फिर जो हमें पेड़ पौधों और जानवरों से प्राप्त होते हैं। कृत्रिम वो है जिन्हें हम लेबोरेटरी में या विभिन्न फैक्ट्रियों में बनाते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं प्राकृतिक रेशे। वे रेशे जो पशुओं के बालों, रेशम कीट द्वारा पौधों के बीज, पत्ते और तने के रेशों से बनाए जाते हैं, प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। इसके मुख्य एग्जाम्पल हैं कपास, जूट। ये दो एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि जैसे ऊन है, ये हमें जानवरों से मिलती है। आपका सिल्क यानी जो रेशम है, ये भी आपको जानवरों से मिलता है। ये सब क्या है? प्राकृतिक रेशे हैं। तो प्राकृतिक रेशों को भी हम वनस्पति रेशे और जंतु रेशों में बांट सकते हैं। तो एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। अब देखिए, इसमें जो कपास है, कपास की जो प्रकृति है वो ठंडी होती है, इसलिए हम आपने जिसे इंग्लिश में कॉटन पढ़ा होगा, तो वो जो कॉटन है कपास से ही प्राप्त किया जाता है, यानी जो रुई है कपास से ही मिलती है। इसकी प्रकृति ठंडी होती है, इसीलिए कपास के कपड़ों का यानी इन तरह के कपड़ों का गर्मी के मौसम में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये नरम होता है, आरामदेह है तथा संसार का प्रमुख वस्त्र रेशा है। इसका उत्पादन संसार में सफलता और आर्थिक दृढ़ता के मुख्य कारकों में से एक है। इसका मतलब ये है कि इसका उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है और इसको एज ए रोजगार की तरह किसान यूज करते हैं। अब देखिए, जो कपास है वो एक उष्ण कटिबंधीय फसल है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखिए। यहाँ पर देखिए, कपास आपका एक अलग से टॉपिक है, तो शॉर्ट में हमने इसे यहाँ कवर किया है कि कपास एक दक्षिण पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से किया जाता है। इसके उत्पादन के लिए आपको काली मिट्टी चाहिए, यानी मुख्य रूप से काली मिट्टी चाहिए। अन्य मिट्टियों में भी ये हो सकता है, लेकिन काली मिट्टी में इसकी पैदावार ज़्यादा अच्छी होती है। जो वर्षा है वो आपको 5 सेंटीमीटर तक चाहिए। इसके लिए जो उपयुक्त तापमान है वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और वर्षा है 80 से 120 सेंटीमीटर। हमने अभी बात की थी कि इसका जो उत्पादन है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है और जो इसके समीपवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ भी इसका उत्पादन अच्छे पैमाने में होता है। अब इसका एक एग्जाम्पल इंडिया तो है ही आपका। इंडिया के साथ साथ आप इसे यूएसए, चीन, रूस, सूडान, मिस्र आदि इलाकों में भी देख सकते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसे आप बनाते कैसे हैं। तो ये कपड़ा बनाने की जो विधि है, फैक्ट्रियों में क्या है कि कपास के बीजों से पहले रुई को हम पृथक करते हैं, फिर इस रुई को पतले पतले धागों में बनाकर इसे एक रोल पे लपेटा जाता है। तो जब आप एक रोल पे इस रुई के धागों को यानी कपास के धागों बनाकर उन्हें लपेट लेते हैं, इसे हम कहते हैं बॉबिन्स। आप यहाँ देख सकते हैं, जो बॉबिन्स है ये वही है कि रोल पर लिपटा हुआ कपास का धागा। तो आप मशीन से पहले कपास का धागा बनाते हैं, फिर उन्हें एक रोल पर लपेट लेते हैं। ये क्या है? बॉबिन्स है। अब देखिए, कपास से धागा बनाने का काम जिस उपकरण से किया जाता है उसे हम चरखा कहते हैं और कहीं कहीं पर इसे करघा भी कहा जाता है। तो देखिए, जो करघा है ये क्या है? दो तरह का होता है, हथकरघा व मशीनी करघा। हथकरघा वो है जिसे मुख्य रूप से गांधी जी के समय पर बहुत बड़े पैमाने पर चलाया गया था, जिसे हम चरखा कहते थे। और वह ऐसा समय था जब इसी के द्वारा यानी हाथ से चरखा चला के ही कपास से कपड़ों का निर्माण किया जाता था। यानी जब स्वदेशी आंदोलन किया था तब इसका मुख्य रूप से उपयोग किया गया था। आजकल कुछ मशीनी चरखे आ गए हैं जिसे हम मशीनी करघा कहते हैं। नेक्स्ट देखिए,
अब देखिए जूट प्लांट है जूट, इसका जो साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम है कॉरकोरस ओलिटोरियस है। इसके उत्पादन के लिए लवण युक्त जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है और ये गर्म व अत्यधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाया जाता है। आगे देखते हैं। तो ये था हमारे रेशो के बारे में कुछ मुख्य जानकारी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन ये है कि कपास को उसके बीजों से अलग करना कहलाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? आपको याद होना चाहिए कि इस क्रिया को हम कहते हैं कपास निकालना, और कहीं कहीं पर इसे कपास ओटना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धागा या सूत्र बनाने की क्रिया कहलाती है। तो आप कपास की रुई से जो धागा बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो देखिए इसे कहा जाता है कताई। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डैश रेशा कई प्रकार के रसायनों से बनाया जाता है। तो कौन सा रेशा कई प्रकार के रसायनों से बनाया जाता है, आपको ये बताना है। अभी हमने रेशों के प्रकार पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था कि प्राकृतिक और कृत्रिम हैं। जो प्राकृतिक हैं वो आपके कपास, ऊन और जूट हैं, जो कि आपको ये दोनों पौधों से मिलते हैं और ये जानवर से। और पॉलीएस्टर एक ऐसा है जो हम लेबोरेटरी में या विभिन्न उद्योगों द्वारा इसे बनाया जाता है। तो पॉलीएस्टर में रेशों के कई प्रकार के रसायनों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि यहाँ वर्ड आ रहा है रसायन, तो ये क्या है, ये कृत्रिम या सिंथेटिक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पॉलीएस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपास पौधों की कृषि के लिए सर्वोत्तम मृदा है। तो अब ये हमने थोड़ी देर पहले देखा था अपने नोट्स में कि कपास के लिए, खेती के लिए कौन सी मृदा अच्छी है, काली मृदा। तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए कि जूट के पौधों की ऊंचाई होती है। तो जूट के पौधों की ऊंचाई कितनी होती है? 8 से 10 फीट तक ही हो सकती है। नेक्स्ट, डैश एक संश्लिष्ट रेशा है, यानी जिसे आप प्रयोगशाला में या लैब में बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सिल्क है ये तो रेशम है जो आपको जंतु से मिलता है। जूट है पादप से मिलेगा। लिनन या सन ये भी आपको पादप से मिलेगा। तो यहाँ पर रेयान ही एक ऐसा है जो आपको लेबोरेटरी में आप जिसे सिंथेसाइज करते हैं यानी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित किस पौधे के तंतु या रेशा तेल तथा पशु आहार द्वारा प्राप्त होते हैं? तीनों प्राप्त होते हैं। दोबारा क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित किस पौधे से तंतु या रेशा, तेल तथा पशु आहार तीनों प्राप्त होते हैं? यानी आपसे कोई ऐसा पौधा पूछा गया है जिससे आपको रेशा भी मिलता हो, तेल भी मिलता हो और पशुओं का आहार भी मिलता हो। तो ये हमें याद होना चाहिए कि ऐसा आपका एक ही है और वो है कपास। देखिए जो कपास के बीज हैं इससे हमें रुई मिलती है, जिससे हम कपड़े या विभिन्न तरह के धागों का निर्माण करते हैं। और इसका जो बीज होता है उन बीजों से तेल निकाला जाता है, और तेल निकलने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उस पदार्थ का हम पशुओं के आहार के रूप में प्रयोग करते हैं, और ये पशुओं के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर है कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसकी प्राप्ति फल भित्ति से होती है? यानी फल की जो भित्ति है, यानी फल की जो दीवार है जिसे आप टच कर सकते हैं, उससे इनमें से कौन सा प्राप्त किया जा सकता है? तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका आंसर है सन। तो सन भी एक रेशा होता है जिसका पुराने समय में काफ़ी प्रयोग किया जाता था रस्सी बनाने में। आजकल इसका प्रयोग नहीं किया जाता या फिर बहुत ही कम कुछ ही इलाकों में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कपास की पैदावार सर्वाधिक किस राज्य में होती है? तो ये फैक्ट है, ये हमें याद होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा होती है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रासायनिक रूप से तंतु कोशिकाओं की भित्ति मुख्यतः क्या होती है? अब याद होना चाहिए कि जितने भी तंतु हैं, जो प्राकृतिक तंतु हैं, वो क्या हैं? सेल्यूलोज के बने होते हैं।
नेक्स्ट देखिए कि नारियल के किस भाग से नारियल की रस्सी प्राप्त की जाती है। तो देखिए नारियल एक फल है, किसी भी फल का वह भाग जिसे आप बाहर से टच करते हैं, यानी जिसको आप फर्स्ट ऑफ ऑल जिसे टच करते हैं उसे हम बोलते हैं बाह्य फल भित्ति। इसके अंदर जो है उसे हम कहते हैं मध्य फल भित्ति, इंग्लिश में मीजोकार्प, और इसके अंदर जो भित्तियां होती हैं उसे हम कहते हैं एंडोकार्प। तो नारियल का जो नारियल से जो रस्सी बनाई जाती है वहां पर हम उपयोग करते हैं मीजोकार्प का, यानी मध्य भाग का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिल्क कॉटन किस पौधे से प्राप्त किया जाता है। देखिए जो सिल्क वर्ड है ये तो है रेशम, लेकिन अगर सिल्क के साथ हम कॉटन जोड़ देते हैं तो यहाँ पर ये पौधे से प्राप्त किया जाता है, और उस पौधे का नाम आप सभी जानते होंगे, जूट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तंतु को रेटिंग विधि से अलग किया जाता है। यहाँ पर देखिए तो रेटिंग एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा तंतु को उसके बीज या पादप भाग से अलग करते हैं, जिसे तो उन्हीं को पूछा गया है कि इसके एग्जाम्पल कौन से हैं। तो देखिए फ्लैक्स ये भी है, जूट भी है और हेम्प भी है, तो सारे ही सही ऑप्शन हैं, तो हम राइट लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी पर, यानी ये सभी। नेक्स्ट देखिए कि फ्लैक्स के तंतु प्राप्त होते हैं। फ्लैक्स के तंतु आपको किससे प्राप्त होते हैं, तो ये हमें याद होना चाहिए, छाल से। अब जिन्होंने ये प्लांट नहीं देखा उन्हें ये चीज़ याद ही करनी पड़ेगी, बाकी जो ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए लोग हैं वो इस बात को जानते होंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पौधे से तंतु उसके एपिडर्मिस से प्राप्त किया जाता है। एपिडर्मिस का मतलब होता है बाहरी स्तर, यानी त्वचा का जो बाहरी स्तर है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। तो इसे आप कहाँ, यानी इनमें से कौन सा उसका राइट एग्जाम्पल होगा, कपास। यानी कपास का जो बीज होता है उस बीज के बाहर की तरफ रुई होती है, तो वहाँ से आप उस कॉटन को सेपरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट के पौधे का कुल है, तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसका कुल होता है टिलियेसी। नेक्स्ट देखिए, फ्लैक्स तंतु किस पौधे से प्राप्त होता है, तो ये आपको याद ही करना है कि ये है लीनम यूजी टेटिसिनम से, यानी इस पौधे का नाम, फ्लैक्स का जो प्लांट है इसका बॉटनिकल नेम ये है आपका। नेक्स्ट देखिए, कपास की किस जाति से श्रेष्ठ तंतु प्राप्त होता है। तो कपास जितने भी प्लांट हैं इनकी जातियां भी होती हैं, जिन्होंने क्लासिफिकेशन प्लांट्स का, एनिमल्स का पढ़ा है वो ये बात जानते होंगे। तो कपास की उस जाति को पूछा गया है जहाँ पर हमें सबसे अच्छा कपास मिलता है, तो उसका नाम है वर्नेडम। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तंतु अधिक गर्म या गर्मी प्रदान करता है, इसलिए उसे तकियों में भरते समय बीज भी साथ में रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका सेमल, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, याद ही करना है आपको। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तंतु उत्पन्न करने वाला एक बीजपत्री पौधा है। यहाँ पर एक बीजपत्री पौधा पूछा गया है। देखिए हम जानते हैं कि पौधे जो आपके उच्च स्तरीय पादप हैं वो उन्हें एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में बांटा गया है। द्विबीजपत्री उन्हें कहते हैं जिनके बीज में आसानी से दो भाग हो जाएं, जैसे जितनी भी आपकी दालें हैं ये सब द्विबीजपत्री हैं। इसके अलावा आम, नीम, बबूल ये सब क्या है, द्विबीजपत्री हैं। बहुत से एग्जाम्पल हैं, हम सारे नहीं ले सकते, लेकिन जितने भी अनाज होते हैं जैसे गेहूँ, बाजरा, मक्का, ज्वार, ये सब एक बीजपत्री पादपों में आते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में तंतु उत्पन्न करने वाला एक बीजपत्री पादप पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा कोकस लिखा हुआ है, लेकिन आप याद रखिए ये क्रोकस है। ये क्या है, क्रोकस, याद रखेंगे आप, क्रोकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्त्रों की बुनाई की जाती है, तो वह हम जानते हैं कैसे की जाती है, करघे से, जिसे हम चरखा भी कहते हैं। देखिए करघे हो सकते हैं हस्तचालित, विद्युत चालित,
ये हम पढ़ चुके कि करघे के 2 टाइप थे, जिसमें से दूसरा हमने कृत्रिम लिखा था या मशीनी करघा लिखा था, वो यही है विद्युत चालित। तो यहाँ पर आपका आंसर सी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, कताई के लिए उपयुक्त हस्त तकुआ को कहा जाता है। देखिए, जो हम चरखा या करघा यूज करते हैं उसी में उसे कुछ छोटे छोटे उपकरणों से बनाया जाता है, तो उसी का एक छोटा सा उपकरण है तकुआ। तो इसका निर्माण किया जाता है, इस तकुए को हम तकली भी कहते हैं। नेक्स्ट, कपास के पौधे लगाए जाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। अब देखिए, हम सब कुछ पढ़ चुके हैं कपास के बारे में, तो यहाँ पर क्या आवश्यक है, उष्ण जलवायु भी होनी चाहिए, काली मिट्टी भी होनी चाहिए, यानी यहाँ पर है आपका उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पटसन तंतु को पटसन पादप से किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर है तने से। अब देखिए, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो सबने नहीं देखे होंगे, तो आप इन्हें याद ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कताई के लिए चरखे के उपयोग को किस महापुरुष ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की। तो हम सब जानते हैं इसके बारे में, इसका नाम है महात्मा गांधी, जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाया था, और तब भारत के लोगों ने चरखे के उपयोग से, चरखा या करघे के उपयोग से स्वदेश में ही, यानी अपने ही कच्चे सामान यानी कपास को यूज करके ही अपने भारतवासियों के लिए कपड़े बनाए थे। देखिए, नेक्स्ट है, पैरों में पहनने वाले मोजे किस विधि से बनाए जाते हैं। तो ये हमें याद होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है बंधाई विधि। देखिए, यहाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप पहली बार ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो भी शहरी क्षेत्र से जुड़े होंगे उन्हें पेड़ पौधों के बारे में इस तरह से नॉलेज नहीं होगी। तो आप इन क्वेश्चनों से घबराएं ना, इन्हें 1-2 बार देखें और 1-2 बार में ये बिल्कुल एज इट इज आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। वस्त्रों में विविधता का उदाहरण है। तो वस्त्रों में विविधता का क्या उदाहरण हो सकता है, इसका मतलब सिंपल सा है कि किस किस प्रकार के वस्त्र होते हैं। तो देखिए, रेशमी वस्त्र भी होते हैं, सूती भी होते हैं, ऊनी भी होते हैं, ये सभी, यानी राइट ऑप्शन डी है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पादपों से प्राप्त होने वाले तंतु के उदाहरण नहीं है। तो इसमें कौन सा ऐसा उदाहरण नहीं है जो पादप से प्राप्त होता हो। तो देखिए, जूट पादप से प्राप्त होता है, सन भी पादप से प्राप्त होता है, रुई भी पादप से प्राप्त होती है, लेकिन जो ऊन है ये ऊन पादप से प्राप्त नहीं होती। तो राइट ऑप्शन है आपका डी। आप जानते होंगे कि रुई वही है जो कपास से मिलती है हमें, यानी कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण नहीं है, यानी जिसे लैब में नहीं बनाया जाता। तो देखिए, इसका एग्जाम्पल है अलसी। ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा, याद कर लीजिए, ये अलसी है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका, कपास बालों से हस्तचयन द्वारा, कपास बाल यानी कपास का जो भी बॉल, कपास को जब आप पादप से पृथक करते हैं तो वो एक गोल संरचना होती है, तो इसलिए हम उसे कपास बॉल कह देते हैं, से हस्तचयन द्वारा कपास प्राप्त किए जाने के बाद उनमें उपस्थित बीजों के ककंतन द्वारा अलग किया जाता है। तो देखिए, बीज से कपास को अलग करने की जो क्रिया है उसे ककंतन कहते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं। इस विधि को हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि कपास के बीज से कपास को अलग करना है, इसे कपास ओटना भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, 1-2 बार देखें, इससे आपको इजीली याद हो जाएगा। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले। थैंक यू।